नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय रायपुर में आयोजित 15वें राज्य स्तरीय विकलांग युवक युवती सामूहिक विवाह समारोह में सम्मिलित होकर नवदंपतियों को बधाइयां एवं सुखद वैवाहिक जीवन की शुभकामनाएं दी और उनके सुखी वैवाहिक जीवन की मंगल कामना की। गरीब परिवारों एवं दिव्यांग जनों के लिए सामूहिक आदर्श विवाह का एक सकारात्मक अभियान है। अखिल भारतीय विकलांग चेतना परिषद द्वारा इस पुनीत कार्य का आयोजन पिछले 25 वर्षों से किया जा रहा है। साथ ही दिव्यांगों के विवाह के अलावा उनका समुचित उपचार भी परिषद द्वारा किया जाता है। दिव्यांगों की सेवा में समर्पित इस सराहनीय कार्य के लिए परिषद के सभी सदस्यों का हृदय से अभिनंदन किया। सभी सज्जनवृंद, मातृशक्ति, हमारी माताएं, बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों, और आज जिनके लिए हम सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, 31 जोड़े जो आज परिणय सूत्र में बंधे हैं, ऐसे सभी हमारे बेटा बेटियों और मीडिया के मित्रों, आज हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे धार्मिक अनुष्ठान हम कहेंगे, इसमें आप सब लोगों के बीच उपस्थित हैं। हम लोग रोज अनेकों कार्यक्रम में शामिल होते रहते हैं, लेकिन इस तरह का पुण्य का ये कार्यक्रम, ये धार्मिक अनुष्ठान हम कहेंगे, ऐसे में शामिल होने का बहुत कम अवसर आता है और इसके लिए हम अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं। और ये अवसर प्रदान करने के लिए हमारे परिषद के जो संयोजक हैं आदरणीय वीरेंद्र पांडे जी, जो स्वयं परिषद के पदाधिकारियों के साथ निमंत्रण देने, आग्रह करने सीएम हाउस आए थे, उनका बहुत बहुत आभारी हैं, जिनके कारण आज ऐसा अवसर हमको मिला है। और हम इस अवसर पर 31 जोड़ी जो हमारे बेटा बेटी आज दाम्पत्य सूत्र में बंध कर नया जीवन शुरू कर रहे हैं, उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं, उनका जीवन मंगलमय हो ऐसी भगवान से कामना करते हैं। हमेशा आगे वो लोग खुश रहें, फले फूलें, ऐसा भगवान से प्रार्थना है कि सभी पदाधिकारियों को और जो भी और संस्थाएं मिलकर ये आयोजन करती हैं, सबको हम धन्यवाद देना चाहेंगे कि पिछले 25 वर्षों से ऐसा पुण्य का काम आप लोग कर रहे हैं। खाली दिव्यांगों की शादी ही नहीं, बल्कि उनका उपचार वगैरह भी करा के, उनका ऑपरेशन करा के भी उनको स्वस्थ रखने का काम कर रहे हैं। ये बहुत पुण्य का काम है। निश्चित रूप से जो भी इस काम में लगे हैं, संस्था के हमारे पदाधिकारी, सभी को इसका निश्चित रूप से पुण्य मिलेगा, उसका मतलब दुआ मिलेगा। और जहाँ तक शादी विवाह का बात है, हमारे पूर्व वक्ता बोल रहे थे कि आज के समय में सामान्य लोगों की भी शादी एक मुश्किल काम हो जाता है। लेकिन मैं सत्येंद्र जी से बगल में बैठे हैं तो पूछ रहा था कि आप लोग खाली शादी कराते हैं कि इसके पहले भी संबंध बनाने में भी सहयोग करते हैं? तो बता रहे थे कि साल में एक बार युवक युवती परिचय सम्मेलन भी कराते हैं और सबका बायोडाटा लेके और प्रयास करते हैं। और वो बोल रहे थे कि वो जो बरेली से एक जोड़ी आई है, उसका संबंध हमने कराया है। तो ये तो बहुत ही और मतलब पुण्य का काम है। आजकल सार्वजनिक शादियां बहुत हो रही हैं, लेकिन आप लोग तो उसके भी आगे जाके इस तरह से प्रयास करके, परिचय सम्मेलन करके, बायोडाटा उपलब्ध करा के ये सब प्रयास करते हैं। तो बहुत ही पुण्य का ये काम है। आप सब लोग इसको करते रहिए। विष्णु के सुशासन में छत्तीसगढ़ सुख शांति और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस को जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस के नेता इस हार के लिए आत्मावलोकन करें। छत्तीसगढ़ की जनता ने इस चुनाव में कांग्रेस की दुर्दशा की है। हमारे गांव लोकतंत्र का उत्सव मना रहे हैं। बजट सत्र
24 फरवरी से प्रारंभ होने वाला है। देखिए, ये मंत्रिपरिषद का विस्तार पूरी तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार है। समय आने पर उसका वो निर्णय करेंगे। लेकिन नगरीय निकाय चुनाव में जो ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को हुई है, वोट प्रतिशत का आप अंदाज लगाएं, कल्पना करें 56% से अधिक वोट प्रतिशत लगातार जो बढ़ा है। 46% से चालू हुआ विधानसभा में, लोकसभा में 52 हुआ और नगरीय निकाय के चुनाव में, नगर निगम में 56%। तो ये बताता है कि भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ कैसे बढ़ रहा है। विष्णु के सुशासन में, डबल इंजन की सरकार में अब ट्रिपल इंजन बनी है। निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ तेज गति से आगे बढ़ेगा। विकसित छत्तीसगढ़ की कल्पना को हम साकार करेंगे। विष्णु का सुशासन छत्तीसगढ़ में सुख शांति और समृद्धि की दिशा में आगे बढ़ रहा है। देखिए, कांग्रेस के नेताओं के झगड़ों का खामियाजा छत्तीसगढ़ की जनता ने बुरी तरह से भोगा है। 5 साल सरकार रही, तब भी आपस में लड़ते रहे और छत्तीसगढ़ की दुर्दशा इन्होंने कर दी। आपस में लड़ लड़ के और आज भी लड़ रहे हैं। और जब छत्तीसगढ़ की दुर्दशा सरकार में रहते किया, तो आज कांग्रेस की दुर्दशा इनकी लड़ाई से होना तय है। देखिए, आपस में इनकी बातों पर मेरा ज्यादा कुछ कहना उचित नहीं है, पर ये सही है कि कांग्रेस का जनहित से कोई सरोकार नहीं है, जनता के हितों से कोई लेना देना नहीं है। ये तो केवल एक परिवार की हित की चिंता करने वाली पार्टी है। अपने हित की चिंता करने वाली ये पार्टी है, जो अपनी चिंता करते हैं और उस एक बड़े वाले परिवार की चिंता करते हैं। जनता, जनहित, प्रदेश, देश, इसकी चिंता इन्होंने कभी नहीं की। कांग्रेस पार्टी को आत्मावलोकन करना चाहिए, जिस बुरी कदर हार हुई है। कांग्रेस पार्टी आखिर किसकी बात मानेगी? संविधान लेकर उनके नेता घूमते हैं। उसी संविधान में न्यायालय को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है। सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार कहा है कि ईवीएम में किसी तरह की टेम्परिंग की कोई गुंजाइश नहीं है। एक बार नहीं, बार बार सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। उसके बाद भी यदि ये ईवीएम का रोना रोते हैं, इनको रोने से कोई रोक नहीं सकता है। पर सच्चाई ये है कि कांग्रेस की दुर्दशा हुई है। कांग्रेस अपनी हार का ठिकरा ईवीएम पर ना फोड़े, अपने नेताओं पर फोड़े, खुद आत्मावलोकन करे। छत्तीसगढ़ की जनता ने नगर निगम में कांग्रेस को शून्य में आउट किया है और न केवल शून्य में आउट किया है, बल्कि जिस बड़े अंतर से कांग्रेस पार्टी हारी है, पार्षदों की संख्या भी जितनी न्यूनतम कांग्रेस पार्टी को मिली है, वाकई कांग्रेस की दुर्दशा इस चुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने किया है। 10 की 10 नगर निगम में कमल खिला है और ऐतिहासिक वोटों से खिला है। पार्षद भी बहुत बड़ी संख्या में, अकेले राजधानी की बात करें तो 70 में से 60 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीती है। बिलासपुर में 70 में से 49 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिली है। यही हालात पूरे प्रदेश के हैं। नगर पालिका की 49 स्थानों पर चुनाव संपन्न हुए, 49 में से 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं। पार्षदों की संख्या वहां पर भी बड़ी है। नगर पंचायतों में 114 में से 81 स्थानों पर भारतीय जनता पार्टी जीती है। कुल मिलाकर 3203 पार्षदों में से लगभग 1900 पार्षद भारतीय जनता पार्टी के जीते हैं। वाकई कांग्रेस की बुरी हालत इस चुनाव में हुई है और कांग्रेस के नेता आपस में लड़ने में मशगूल हैं और छत्तीसगढ़ की जनता इसका मजा ले रही है। त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव का पहला चरण का मतदान आज हो रहा है। 3 चरणों में पूरे प्रदेश भर में पंचायतों के चुनाव होंगे। पहला चरण का मतदान आज है और जैसा कि पंचायत नियम में प्रावधान है, मतगणना भी मतदान केंद्र स्तर पर मतदान के तुरंत बाद संपादित होता है। सरकार की, चुनाव आयोग की अपनी पूरी तैयारियां हैं और पूरे प्रदेश में जिस प्रकार से पंचायत चुनाव को लेकर वातावरण है, लोकतंत्र की खूबसूरती दिखती है। पंचायत पूरी तरह से
गांव हमारे पूरी तरह से लोकतंत्र का उत्सव मना रहा है। पंच से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक के प्रत्याशी घर घर जा रहे हैं, मतदाताओं तक जा रहे हैं, अपनी बातें कह रहे हैं। तो एक अद्भुत नजारा आज गांव में जाने पर देखने को मिलता है। कोई जुलूस निकाल रहा है, कोई रैली निकाल रहा है, चारों तरफ होर्डिंग, दीवार लेखन, पोस्टर, पैम्फलेट, इसकी धूम मची हुई है। शहरों में चुनाव संपन्न होने के बाद अभी गांव में चुनाव का पूरी तरह से माहौल है। पहले चरण का आज मतदान है, दूसरे चरण का 20 फरवरी को होगा और फिर तीसरे चरण का मतदान 23 फरवरी को होगा। ये लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है। हमेशा की तरह विधानसभा का बजट सत्र आने वाला है। बजट सत्र इस बार 24 फरवरी से प्रारंभ हो रहा है और ये सत्र बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। सरकार की अपनी पूरी तैयारी है और बहुत ही उपयोगी और महत्वपूर्ण यह सत्र रहने वाला है। इस सत्र में 17 बैठकें होने वाली है। विधानसभा की कार्यसूची और कार्य नियम है, उसके हिसाब से माननीय सदस्यों के प्रश्न आदि सब होंगे। छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होते हैं। आप बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला एमआरआई, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम एमआरआई मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर्ड, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह एमआरआई कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत की संकल्पना के साथ छत्तीसगढ़ भी 2047 तक विकसित छत्तीसगढ़ बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन 2047 इस लक्ष्य को साकार करने के लिए प्रतिबद्ध भी है। छत्तीसगढ़ के बजट में राज्य की जनता जनार्दन को अधिकाधिक लाभ मिल सके, इसका प्रयास पिछले 1.25 साल में किया गया है। आने वाले समय में भी हमारा यही संकल्प रहेगा कि हर योजना व हर निर्णय जनता के हित में हो। भारत की कल्पना है 2047 तक, उसी संकल्पना के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ भी विकसित छत्तीसगढ़ 2047 तक बने। इसके लिए अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन @2047 हमारी सरकार ने मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में तैयार किया है और हम उसी अनुरूप लगातार आगे बढ़ते जाएंगे। मोदी की गारंटी और छत्तीसगढ़ का दीर्घकालिक विकास एक विजन के साथ हो, ये दोनों को सुनिश्चित करने की दिशा में बजट में बिंदु दिखाया। कांग्रेस ने पिछले 5 सालों में हर जगह भ्रष्टाचार किया था, भागाशाही की थी। उसके कारण हर विभागों में उन्होंने बड़ा गड्ढा छोड़ते गए थे। पिछले 1 साल से हमारे विभिन्न विभाग उसको ठीक करने का पूरा प्रयास किए हैं और नए बजट के साथ नए कलेवर में नए प्रयास किए जा रहे हैं ताकि छत्तीसगढ़ की जनता जनार्दन को अधिकाधिक लाभ हो सके। और वो लाभ पिछले 1.25 साल में छत्तीसगढ़ की जनता ने बखूबी महसूस भी किया है और आने वाले वर्ष के नए बजट में और भी अच्छे तरीके से जनता के जीवन में बदलाव होगा। जनता खुशी और बदलाव महसूस। बीजापुर सीमा पर FOB टेकलगुडेम में एक स्कूल खोला है। ये क्षेत्र कभी नक्सल बलों से गंभीर रूप से प्रभावित क्षेत्र था, जहां कई सुरक्षा बलों के जवानों ने ड्यूटी के दौरान अपनी जानें गंवाई है और जहां से नक्सलियों ने CRPF का अपहरण कर लिया था। सुकमा से SP किरण गंगाराम चौहान कहते हैं, सुकमा जिले में नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत CRPF, जिला पुलिस और प्रशासन टेकलगुडेम और पूर्ववर्ती में स्कूल संचालित कर रहे हैं। बच्चों को भोजन, किताबें और खेल उपकरण भी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। 2024 में ग्रामीणों से बात करने और सुरक्षा बलों और सरकार में उनका विश्वास स्थापित करने के लिए टेकलगुडेम और पूर्ववर्ती में शिविर लगाए गए थे। स्कूल उसी का परिणाम है। टेकलगुडेम गांव के एक निवासी का कहना है, हमारे गांव में पहले कोई स्कूल नहीं था। नक्सली लोगों को यहां स्कूल बनाने से रोकते थे और जो ऐसा करने की कोशिश करते थे उनकी हत्या भी कर दी जाती थी। जल्द ही सरकार की पहल से यहां पर स्कूल बनाया गया है। बटालियन CRPF के माध्यम से ये स्कूल बना है। जो पहले हमारे गांव में स्कूल नहीं था, जो स्कूल जो आता था उसे नक्सलियों ने मना कर देते थे और जो स्कूल बनाने लाते थे उन्हें भी मार दिया करते थे। तो हमारे बच्चे स्कूल नहीं पढ़ पा रहे थे। तो 150 बटालियन CRPF तो आने के बाद ये स्कूल बना है। जो हमारे बच्चे आज डेली स्कूल आते हैं और शिक्षा के आगे डेली अच्छा पढ़ाई कर रहे हैं और टीचर भी डेली आते हैं और अच्छा पढ़ाई करा रहे हैं। और अपने CRPF 150 के 50 से ही इन्हें भोजन भी मिलती है। तो अपने बच्चे आज बहुत खुश है। और रोड आने से रोड को भी काटते थे, तो वो जो जाने से जैसे कुछ होने से बीमार होने से जा नहीं पाते थे। तो फिर 150 आने की वजह से हमें बहुत लाभ मिल रही है। जिला सुकमा में जो नक्सल निर्मूलन अभियान चलाए जा रहे हैं उसके अंतर्गत जो अंदरूनी क्षेत्र में जहां बहुत ज्यादा नक्सल समस्या है उन बच्चों के लिए CRPF, जिला पुलिस और प्रशासन के माध्यम से स्कूल चलाए जा रहे हैं। ऐसे ही 2 स्कूल लेक टेकलगुडेम और पूर्ववर्ती जो आपको पता है कि हिडमा का गांव माना जाता है, उन गांव में खोले गए और उस
आसपास के जो बच्चे हैं स्कूल का लाभ ले रहे हैं। ये बच्चे आंगनवाड़ी से लेके 5वीं 6ठी कक्षा तक के बच्चे हैं, उनको मुफ्त राशन वगैरह भी प्रोवाइड किया जा रहा है और उसके अलावा बुक्स और अन्य जो खेल सामग्री है, मैदान वगैरह, उनको पुरोटा किया जा रहा है। आप जानते हैं कि पिछले साल 2024 में टेकलगुड़म और कुवर्ती में कैंप खोला गया था। उसके बाद धीरे धीरे गांव वालों से बातचीत वगैरह करके उनके बीच में जो अवेयरनेस करके बच्चों को मतलब पहले समझाया गया। उसके बाद धीरे धीरे गांव वालों में भी अवेयरनेस आया कि शासन हमारे लिए है, शासन की जो नियत निलानार योजना है उसका भी मतलब इसमें काफी कंट्रीब्यूशन रहा। और बहुत सारी चुनौतियां आई, जैसे पहले तो गाँव वाले नहीं कॉन्टेक्ट कर रहे थे, लेकिन अभी गाँव वालों के बीच में सुरक्षा बलों के प्रति विश्वास जागृत हुआ है, तो उसका ही नतीजा है। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। जीटी डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइड बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। जीटी डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। जीटी डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। जीटी डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं, तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की % बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दुर्ग के वार्ड 34 में हुए विवाद पर कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी ने मारपीट के साथ गाली गलौज किए जाने का आरोप लगाते हुए अपनी शिकायत दर्ज कराई, तो वही दूसरा पक्ष भी थाना पहुंचकर कांग्रेसी प्रत्याशी व उसके पुत्र द्वारा धमकी व गाली गलौज करने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज करवाई और कार्रवाई की मांग की। नगरीय निकाय चुनाव के बाद हार जीत का रिजल्ट आने के बाद वार्ड 34 की कांग्रेस पार्षद प्रत्याशी कन्या ढीमर ने वार्ड के सरस्वती नगर निवासी प्रदीप सिन्हा और अन्य पर गाली गलौज करने के साथ ही मारपीट किए जाने का आरोप लगाया और आरोप लगाते हुए दुर्ग सिटी कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज करवाई, जिसमें कन्या ढीमर ने अपने साथ हुए दुर्व्यवहार को लेकर थाने में कार्रवाई की मांग की। मैं टहलने गए रहूँ तरफ कि हमेशा टहले जाता हूँ, ऐसे टहलने गए तो वो ना ओकर पिताजी आवाज़ सुनी से, तो आवाज़ सुनते हुए गंदा गाली बकने लग गए और गाली बके तो काबर गाली बकते करके बोले हो तो सीधा हाथ खींच के पहले मोला मारी से ना, तो मैं भी अपना बचाव के कारण मैं भी एक पत्थर उठाऊं कि तुम मारत कारस करके। ओकर बाद ओकर पत्नी आगे, फिर ओकर बेटा आगे, फिर ओकर बेटा भी झापड़ यहाँ मारे गर्दन में भी और एकदम गर्दन मर्दन पकड़ ली दोनों बाप बेटा और ओकर पत्नी भी मारे है। कारण ये था हम लोग का राज आ गया है, अब हमारे नीचे से लेकर हमारी सरकार है और हम लोग कुछ भी कर सकते हैं, मार सकते हैं, तुम्हारी औकात नहीं है, तुम तो 700 वोट में सिमट गए हो, हमन तो पूरा जनता है और हमन 1000 वोट से जीते हम, तो औकात नहीं है, अब ते तरफ आबे मत गली में, नहीं तो तोला मार देवो, जान से भी मार देवो करके बोले। ये प्रदीप सिन्हा और उसका पिताजी दोनों बोलते कि बहुत गंदा श्लीलता गाली दिए, तो यहाँ से चले जा, आना चाहिए इस जगह, तो क्योंकि हमन की सरकार आ गए, ऐसे करके बहुत गंदा गाली बके। इसी कड़ी में दूसरा पक्ष भी सिटी कोतवाली थाने पहुंचा और अपने साथ हुए दुर्व्यवहार पर कन्या ढीमर पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की और शिकायत दर्ज कराई, जिसे प्रदीप सिन्हा ने बताया कि सुबह 7 बजे के आसपास क्षेत्र के पूर्व पार्षद कन्या ढीमर वर्तमान में कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में भी चुनाव लड़ी थी, वो पराजित हुई, जो आज सुबह 7 बजे के लगभग मोहल्ले में घूम कर मतदाताओं के साथ दुर्व्यवहार कर रही थी, वो भद्दी गालियां वो मारपीट कर रही थी। देखिए क्या कहा पीड़ित पक्ष ने। हार और जीत तो लगे रहता है, हम भी पार्षद में हारे हुए हैं, हमारे मिसेस पहले 14 में लड़ी थी गीता देवांगन जी ने, 14 में जब हम लड़े तो हम भी हार गए थे 13 वोटों से। हारने के बाद हम मोहल्ले में आना जाना संपर्क बनाना जारी रखे, इसीलिए हमको पार्टी उस समय टिकट नहीं दिए, हम निर्दलीय जीत के आए हैं। वही यहाँ का शेर मैं ही रहूं, यहाँ मैं मोहल्ले में कब्जा करके रखूं, सबको डरा के धमका के रखूं, इस टाइप के साथ कितने साल चले गए, सब जनता जागरूक होते जा रहा है, मोबाइल आ रहा है, वीडियो पढ़ रहे हैं हर समय, तो इस समय दादागिरी नहीं चल पाएगा उनका। थाना शासन हमको ये मिला है, कार्रवाई करेंगे, अपना आवेदन दे दीजिए, आवेदन दे दिए हैं, कार्रवाई नहीं होने पे हम लोग जो अपना पार्टी जो कहेंगे उसके अनुसार हम लोग। मैं प्रदीप सिन्हा वार्ड नंबर 34 में रहता हूं, जो महिला अध्यक्ष कांग्रेस की और वर्तमान में कांग्रेस की कांग्रेस की पार्षद प्रत्याशी थी कन्या ढीमर, वो 2 दिन से सभी गली में मोहल्ले में वार्ड में घूम के सबको गाली गलौज दे रही है कि तुम लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, मेरे को हरवा दिए, मेरा दारू पी लिए, मेरा पैसा ले लिए, मेरा साड़ी ले लिए, मैं 20 लाख 25 लाख रुपए कर्जा करके चुनाव लड़ी थी, मैं बर्बाद हो गई, हरामखोर होगा, आदर मादर, महिलाओं को जो ऐसा पा रही है वैसा गाली दे रही है। कारण है कि चुनाव हार गई हो और उनका नियति सही नहीं है तो चुनाव कैसे जीतती हो, क्योंकि मोहल्ले में किसी से राशन कार्ड बनाना 500 रुपया दो, मैं खुद दिया हूँ भैया, मैं खुद दिया हूँ, एक बार 10,000 रुपया दिया था कि मेरा लोन पास करवा दो करके, ना लोन पास हुआ ना राशन कार्ड बना, मैं खुद दिया हूँ, मैं खुद प्रताड़ित हूँ उनसे। आज वो सुबह 6 बजे से घूम रही थी और सभी गली में घूम के गाली दे रही थी कि मेरा शराब पी लिए तुम लोग, साड़ी ले लिए, पैसा ले लिए, मेरे को वोट नहीं दिए तुम लोग करके। मारपीट
मारपीट उनके साथ कोई नहीं किए गए। हमारे पास मेरे जो घर का कैमरा था वो भी फुटेज है और मैं खुद बनाया हूँ मोबाइल से जो वीडियो, वो भी मैं यहाँ थाने में जमा कर दिया। आश्वासन दिए हैं अगर कानूनी कार्रवाई नहीं होगी तो हम 2 दिन बाद चक्का जाम करेंगे दुर्ग सिन्हा। और मेरा एक विषय और है, हमारे वार्ड नंबर 34 में एक अंगार मोती भवन है। यहाँ बाहर से लड़के बुला के रात भर अय्यासी, बाहर की लड़की आती है, बाहर मोहल्ले के लड़के आते हैं, रात भर दारू। और अगर कोई गरीब वो भवन किराए से ले तो ये मान के चलो उससे 8,000, 5,000, 10,000 जो जैसा पहले बिना रसीद के वसूली करती है। और वो निगम से, सांसद निधि से, विधायक निधि से बना हुआ है और 10 साल से उसके कब्जे में है। ये हमारे घोषणा पत्र में था जब हम लोग चुनाव लड़े, पार्षद चुनाव, हमारे चाचा जी हैं वार्ड पार्षद, इसमें जब अपना घोषणा किए तो इसमें था कि हम इसको कब्जा मुक्त कराएंगे। वो इससे और ज्यादा चिड़ी हुई है, इसीलिए जितने भी युवा है और जितने भी महिलाएं हैं, बहन है, सबके घर घर जा जाके गाली दे रही है और गलत आरोप लगा रही है वो। बहरहाल देखना ये होगा कि जिस तरह से दोनों पक्ष ने मोबाइल फुटेज और सीसीटीवी फुटेज पुलिस को दिया है और अपना पक्ष भी रखा है और बयान दर्ज कराया है, अब देखना होगा कि किस तरह दुर्ग पुलिस इसमें जांच करती है और कार्रवाई करती है। इस संबंध में सिटी कोतवाली थाना प्रभारी विजय यादव ने भी इस तरह की जानकारी दी। पूर्व पार्षद कहीं कन्या ढीमर रही है वार्ड नंबर 34 की, कांग्रेस की प्रत्याशी रही है और एक भाजपा के कार्यकर्ता है, इनके बीच गाली गुफ्तार वगैरह करके दोनों पक्षों ने अपनी अपनी शिकायत दी है। शिकायत जांच करके उचित कार्रवाई की जाएगी। विषय तो कुछ विशेष अभी नहीं आया है कि आखिर किस बात पर विवाद हुआ है, उसी की जांच करेंगे और वास्तव में घटनाएं हुई है उसकी। कन्या ढीमर ने मारपीट का आरोप लगाया है और उनके द्वारा ये कहा गया कि हमारे घर पे आके गाली गुफ्तार किए हैं करके। ये दोनों पक्षों का अलग अलग कहना है, वैसा भी जाँच पे ही आगे कार्रवाई कर सकते हैं। चुनाव में हुए हार का गुस्सा इस तरह उतार रही है कांग्रेस प्रत्याशी। अब देखना होगा कि और अपने गुस्से को वो किस हद तक लेकर जाती है। एसीएन न्यूज के लिए नसीम फारूकी की रिपोर्ट। नगरीय निकाय चुनाव के बाद त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में ग्रामीणों का उत्साह दिखा। सुबह से ही मतदान केंद्रों में जनता की भीड़ नजर आई। शहर सरकार के बाद अब गांव की सरकार बनाने को लेकर सोमवार को ग्रामीण अंचलों में मतदान की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। सुबह 7 बजे से लेकर 3 बजे तक मतदान यहां पर किया गया। मतदान के 1 घंटे बाद मतगणना की जाएगी। छत्तीसगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 3 चरणों में हो रहे हैं। दुर्ग जिले की बात करें तो पहले चरण 17 फरवरी जो कि आज दुर्ग जनपद में हुआ, वहीं दूसरे चरण में 20 तारीख को पाटन जनपद और तीसरे चरण का 23 तारीख को धमधा जनपद दुर्ग जिले में होगा। दुर्ग जनपद में सुबह 7 से 9 बजे तक 23% मतदान हुआ। वहीं मतदान केंद्रों में मतदाता द्वारा बैलेट पेपर पर मतदान किया जा रहा है। मतदान केंद्र में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई है। मजिस्ट्रेट प्रोटोकॉल अधिकारी मतदान केंद्र का निरीक्षण भी कर रहे थे। पंच सरपंच जनपद और जिला पंचायत सदस्य के लिए हो रहे मतदान में दुर्ग जनपद में लगभग 1,62,844 मतदाता अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे। इस संबंध में उप जिला निर्वाचन अधिकारी वीरेंद्र सिंह ने जानकारी दी। जैसा आप सबको पता है, आज त्रिस्तरीय पंचायत 2025 का प्रथम चरण का जो है मतदान जो है प्रारंभ है। सुबह 7 बजे से जो है सभी मतदान केंद्रों में मतदान चालू हो गया था और जो 2 घंटे बाद की जो रिपोर्ट जाती है उसमें 9 बजे तक जो है लगभग 13% जो है वोटिंग हो चुकी थी और अभी 11 बज रहा है और अभी जो मतदान केंद्रों में, जैसे अभी इस मतदान केंद्र में भी हमने देखा, लगभग 30% के करीब वोटिंग हो चुकी है। 3 बजे तक मतदान होना है। इसमें लगभग 80,000 वोटर्स पुरुष हैं और 80,000 करीब महिलाएं हैं। 4 जो है इसमें तृतीय लिंग के जो है सदस्य हैं। तो इस तरीके से कुल 1,62,544 मतदाताओं का प्रथम चरण में मतदान होना है। अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट है, सभी जगह स्थिति सामान्य है और उम्मीद है कि दान समाप्ति पश्चात तक जो है 80% 90% के करीब वोटिंग जरूर हो जाएगी। हाँ, सरपंच और पंच के मामलों में तो जो है मतदान केंद्र में ही जो है मतगणना पूर्ण हो जाती है, लेकिन जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्यों के लिए जो है टेबुलेशन की कार्रवाई दूसरे दिन की जाती है खंड मुख्यालय में।
बिल्कुल शांतिपूर्ण मतदान है। किसी भी प्रकार की किसी भी तरह की घटना की किसी भी मतदान केंद्र से कोई सूचना अभी तक अप्राप्त है। बिल्कुल दिव्यांगों के लिए जो है जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है सभी मतदान केंद्रों में व्हीलचेयर की व्यवस्था की गई है। ना केवल जो है दिव्यांग लोगों के लिए बल्कि जो यदि वरिष्ठ बुजुर्ग लोग आते हैं उनके लिए भी ये फैसिलिटी मुहैया है। सुरक्षा के लिए जो है सामान्य मतदान केंद्रों में पूर्व की भांति ही जो है व्यवस्था की गई है। प्रत्येक मतदान केंद्र में एक कोटवार और एक जो है कांस्टेबल की व्यवस्था की गई है। अति संवेदनशील मतदान केंद्रों में विशेष व्यवस्था की गई है और इसीलिए जो है जो सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं वो अपनी अपनी जगह घूम रहे हैं। इसके अलावा अलग से जो है जिला प्रशासन द्वारा जो है हमारे एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स की भी ड्यूटी हर सेक्टर में लगाई गई है, जो कि लगातार सुबह से ही मतदान प्रारंभ होने के पूर्व से ही लगातार जो है गश्त पे हैं। इसके अलावा पुलिस बल द्वारा भी जो है लगातार जो है सभी मतदान केंद्रों में जो है घूम के व्यवस्थाओं का जायजा लिया जा रहा है। एसीएन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। इसी के साथ ही आप चलेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।